हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इस सेशन में हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं। तो आज हम हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो इससे पहले भी मैं 2 क्लास हेल्थ प्रमोशन का ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हेल्थ प्रमोशन का तीसरा सब्जेक्ट होगा, तीसरा क्लास होगा। और यह बुक जो है जिससे मैं ये एमसीक्यूज प्रश्न बना रही हूँ, यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह एक तरह का गाइड है जो एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इस बुक का विशेष बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं और इसमें 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं और यह एएनएम की परीक्षा के लिए ही विशेषकर बनाया गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को निर्धारित किया गया है। तो समय बहुत कम बचा है। आप लोग बिना देरी किए हुए परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज तीसरे क्लास से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन होगा? तो जैसे जैसे मैं उत्तर बताऊंगी आप लोग भी साथ साथ में कमेंट में आंसर बताइए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का कितना इसमें स्कोर आया। तो प्रश्न है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित हो सकते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है यह शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसीय अम्ल इसेंशियल फैटी एसिड का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसीय अम्ल जो है इसेंशियल फैटी एसिड का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। लिनोलेनिक एसिड, अरेचिडोनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड तीनों जो हैं इसमें मतलब इसका एसेंशियल फैटी एसिड का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा का कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। वसा का कार्य है, वसा ऊर्जा प्रदान करती है। ये वसा घुलनशील विटामिन के लिए वाहक कार्य करती है। त्वचा के नीचे वसा ठंड से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह तीनों वसा का कार्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधिक वसा लेने से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधिक वसा लेने से नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है यह शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज किसके उदाहरण हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज जो है यह किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुगर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज जो है यह मोनोसेकेराइड्स नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड्स नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड्स नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोज जो है यह डाइसेकेराइड्स नहीं है। वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तीनों वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है यह वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है। बाकी विटामिन ए, डी के वसा में घुलनशील विटामिन है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? तो विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है। बाकी विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन B12 यह तीनों जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। अगला हो जाएगा, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है। सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम एवं फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स में साथ ही साथ उत्तर बताते जाइए कि किसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है सामान्य मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्काकरण में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पतीय भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वनस्पतीय भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हरे और पीले फल, चीज़, हरी और पीली सब्जियां तीनों खाद्य पदार्थ जो हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता हो जाती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है। अगला है, कॉर्निया की दोनों तरफ बल्बर कंजक्टाइवा पर जो त्रिकोणीय चमन सल खुज प्रिज्म या पीलापन लिए हुए दाग स्पॉट्स बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बीटोट्स स्पॉट्स कहा जाता है। कॉर्निया की दोनों तरफ बल्बर कंजक्टाइवा पर जो त्रिकोणीय चमनसल क्रिजप्रम या पीलापन हुए दाग स्पॉट्स बन जाते हैं, उन्हें बीटर्स स्पॉट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कॉर्नियल जीरोसिस एवं केरेटोमेलेशिया हो जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कॉर्नियल जीरोसिस एवं केरेटोमेलेशिया हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला है, कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रूप है? कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगला है, सूर्य प्रकाश किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य प्रकाश किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है, आंवला, अमरूद, नींबू और संतरा किस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं आंवला, अमरूद, नींबू और संतरा। अगला है, वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अस्थि विकृति। अस्थि विकृति, पिजन चेस्ट, वेरिसन सल्कस किस बीमारी के लक्षण है? अस्थि विकृति, पिजन चेस्ट, वेरिसन सल्कस किस बीमारी के लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स के लक्षण है। अगला है, एक वयस्क के लिए विटामिन डी की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है? एक वयस्क के लिए विटामिन डी की प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 IU। अगला है, थायमिन है एक। थायमिन क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन है एक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में घुलनशील विटामिन। थायमिन है एक जल में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी है एक। विटामिन सी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में घुलनशील विटामिन। इसका भी उत्तर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। थायमिन भी है जल में घुलनशील और विटामिन सी भी है जल में घुलनशील विटामिन। अगला है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 इस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से विटामिन B1 को जाना जाता है और बेरी बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 को इस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लेविन के नाम से विटामिन B2 को जाना जाता है। निकोटिनिक एसिड को इस नाम से भी जाना जाता है। निकोटिनिक एसिड को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा जो है यह किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। किस रोग को 3D द्वारा लक्षणित किया जाता है? तो इसका उत्तर है, पेलेग्रा जो है इसको 3D रोग द्वारा लक्षणित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिसार, मनोभ्रंश और त्वचा शोथ, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस किस रोग के लक्षण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलेग्रा के लक्षण है। पेलेग्रा का लक्षण क्या क्या है? डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, तो पर्निशियस एनीमिया होता है, घातक एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ताप के प्रति अधिक संवेदनशील है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसूड़े सूजे हुए तथा उनसे रक्त निकलता हुआ घाव का देरी से भरना एनीमिया और कमजोरी किसके लक्षण हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के लक्षण है। मसूड़े सूजे हुए तथा उनसे रक्त निकलता हुआ घाव की देरी से भरना एनीमिया और कमजोरी, यह सब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेजर मिनरल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर मिनरल नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आयरन जो है यह मेजर मिनरल नहीं है। शरीर का अधिकांश कैल्शियम कहाँ स्थित होता है। शरीर का अधिकांश कैल्शियम अस्थियों में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है। एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 ग्राम। एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग 1200 ग्राम मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण और मस्तिष्क का विकास एवं इसके कार्यों के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण और मस्तिष्क का विकास एवं इसके कार्यों के लिए आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन जो है यह थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी से। अगला हो जाएगा, आयरन का क्या कार्य है। आयरन का क्या कार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हीमोग्लोबिन का निर्माण, मस्तिष्क का विकास, मांसपेशियों की गतिविधि, आयरन का यह तीनों कार्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भोजन में आयरन सबसे अधिक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां में आयरन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन का अवशोषण को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन का अवशोषण को बढ़ाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है आयरन का अवशोषण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉस्फेट्स जो है यह आयरन के अवशोषण को रोकता है। अगला प्रश्न है, आयरन की सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है। आयरन के सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, अनाज सीरियल्स निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है अनाज। अगला है, दालें
निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांस का प्रोटीन। मांस का प्रोटीन जो है यह प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 ग्राम वसा कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 1 ग्राम वसा कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषणीय कमी से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्राइटिस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनीमिया जो है अधिक पोषण से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है? तो इसका उत्तर है जिंक। जिंक की कमी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पोषणीय बीमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन्फेंट्स और प्री स्कूल चिल्ड्रन में कॉमन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वाशियोरकर, मरासमस, एनीमिया एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, तीनों पोषणीय बीमारी जो है यह इन्फेंट्स और प्री स्कूल चिल्ड्रन में कॉमन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? अनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, तीनों की कमी से अनीमिया होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई फाइबर डाइट लेने से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। यह कथन हमारा असत्य है। रेशेदार आहार ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो यह हमारा कथन सत्य है। रेशेदार आहार प्रतिदिन लेने से कोलन और रेक्टम का कैंसर नहीं होता है, यह भी सत्य है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन तथा वसा में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सत्य है। तो असत्य इसमें कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई फाइबर डाइट लेने से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, यह कथन हमारा असत्य है। आगे देखेंगे, एक बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग किस एज से शुरू करनी चाहिए? एक बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग किस एज से शुरू करनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 मंथ के बीच। निम्न में से विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? निम्न में से विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है आंवला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या होगा? निम्न में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मिल्क होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी बॉडी में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? हमारी बॉडी में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय तेल में सबसे अधिक अनिवार्य वसा अम्ल पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय तेल में सबसे अधिक अनिवार्य इसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेफ्लावर ऑयल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिपिड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लिपिड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बनिक घोलक, ये कार्बनिक कंपाउंड्स वसीय अम्ल और स्टेरॉल के बने होते हैं,
यह कथन हमारा असत्य है। यह कथन हमारा सत्य है। ये कार्बनिक कंपाउंड्स वसीय अम्ल और स्टेरॉल के बने होते हैं। कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए ये सभी कथन हमारा सत्य हो जाएगा लिपिड्स के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से किसका प्रीकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से किसका प्रीकर्सर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन, बाइल एसिड और विटामिन डी तीनों का प्रीकर्सर कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 40 mg पर डे। एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली 40 mg पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी ऑप्शन में है विटामिन सी एवं विटामिन B2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट भोजन में अलग से शामिल किए जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स भोजन में अलग से शामिल किए जाते हैं तब इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ICWR रिकमेंडेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस मात्रा से अधिक वसा प्रतिदिन के भोजन में नहीं होनी चाहिए। ICWR रिकमेंडेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस मात्रा से अधिक वसा प्रतिदिन के भोजन में नहीं होनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दालों की प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है। दालों की प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ट्रिप्टोफैन और मिथियोनाइन जो है दोनों प्रोटीन जो है यह दालों की प्रोटीन में यह अमीनो एसिड नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन रखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडा। अंडा जो है यह भोजन का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनाज सीरियल्स में किस अमीनो एसिड की कमी होती है। सीरियल्स में किस अमीनो एसिड की कमी होती है, तो इसका उत्तर है लाइजीन और थ्रियोनिन। लाइजीन और थ्रियोनिन दोनों अमीनो एसिड की कमी सीरियल्स में होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वासियोरकोर का विशेष लक्षण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि का रुकना, चेहरे और पैरों पर ओडिमाकार होना, त्वचा और बालों में परिवर्तन। यह तीनों क्वासियोरकोर का विशेष लक्षण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस का विशेष लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस का विशेष लक्षण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद जैसा चेहरा। मून लाइक फेस जो है यह मरासमस का विशेष लक्षण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट्स में हमारे साथ साथ आप भी आंसर बताते चलिए कि आपका आंसर क्या है, और लास्ट में स्कोर भी ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से
मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चावल खाने वालों की बीमारी मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चावल खाने वालों की बीमारी मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विटामिन सी का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विटामिन सी का कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह भोजन से आयरन के अवशोषण सहायता करता है, यह घाव को भरने में सहायता करता है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन को उपचार के रूप में काम में लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरिडॉक्सिन। गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर पायरिडॉक्सिन विटामिन को उपचार के रूप में या काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो है ट्रेस एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे रिच स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे रिच स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल फिश ड्राइड। स्मॉल फिश ड्राइड जो है कैल्शियम का सबसे रिच स्रोत है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।